नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी बढ़िया होंगे। एमपी टेट वर्ग 3 जो चयन परीक्षा है उसका सिलेबस चेंज हो चुका है, आप सबको पता है। उसमें अब 20 नंबर की आनी है सोशल साइंस, जो बहुत सारे बच्चों के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है कि इसमें क्या पूछा जाएगा, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आपके पास मौजूद नहीं है, उतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो बेस्ट वे ये होता है कि हम वही टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको डेली प्रैक्टिस करवा दें। तो वही क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेंगे तो आपके 20 नंबर है वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, उसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आएंगे। तो हम सोशल साइंस की सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है इन क्वेश्चंस को और लास्ट तक बने रहना है। यही क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में बाकी दूसरे स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सोशल साइंस जो एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है इसमें बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो उसके लिए डेली आपको जो टॉप 20 क्वेश्चंस है वो करवाए जाएंगे। तो आप डेली अपडेटेड रहिएगा। पहला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिकली ये बस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और भी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, जैसे आपके सामने ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। लोगों को लगता है कि ब्रह्मपुत्र है या गंगा। तो आप सब जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है यानी लंबी नदी है वो कौन सी है, गंगा। इसके साथ ही कभी कभी पूछता है कि गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा कितनी लंबी है। तो गंगा की लंबाई है 25 मैंने ऐसे याद किया था, 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। दूसरा फैक्ट ये पूछा जाता है कि भारत में दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, दक्षिण भारत गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। तो ये बात आपको याद रखना है। मान लीजिए सवाल आ जाता है कि दक्षिण भारत गंगा के नाम से कौन सी एक नदी को जाना जाता है, तो वो है गोदावरी नदी। यमुना क्या है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नर्मदा नदी क्या कहां से निकलती है, भारतवर्ष की एक इकलौती नदी नर्मदा, और उसके साथ ताप्ती नदी जो कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती, सॉरी अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी नदियां हैं वो कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, और नर्मदा कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो अगर नदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि भारत की सबसे लंबी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा कहाँ गिरती है। इसलिए नर्मदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं लेकिन ये अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, लेकिन ये कौन सी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो ये सारे फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और गंगा की लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑल फैक्ट्स आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस एक क्वेश्चन में आपको कितने सारे फैक्ट पता चल गए। क्यों, क्योंकि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं ना। एग्जामिनर का जो मूड होगा वो पूछेगा, नदियों से रिलेटेड है तो नदियों से रिलेटेड वो सारी चीजें पूछेगा। अगला सवाल है कि जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या होता है। और जैसे आपके सामने ऑप्शन है, दोनों एक ही हैं। जलवायु अल्पकालिक होती है, मौसम दीर्घकालिक होता है। मौसम अल्पकालिक होता है या जलवायु दीर्घकालिक होती है। देखिए, अगर मैं कहूं कि मुझे अमेरिका जाना है या मुझे लंदन जाना है, तो मेरे घर वाले कहेंगे कि जो ठंडी के कपड़े हैं वो आप पैक कर लेना। वो मैटर नहीं करता है कि मैं गर्मियों में जा रही हूँ यहाँ, वो ठंडियों में जा रही हूँ। क्यों, क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, ठंडी जलवायु है। तो जलवायु का जो समय होता है वो दीर्घकालिक होता है, लगभग 30 सालों का जो समय होता है वहां की जलवायु को निर्धारित करता है। अगर मैं कहूं कि अंटार्कटिका की जलवायु ठंडी है, क्यों, क्योंकि वहां बर्फ पाई जाती है। मैं कहूं सवाना घास के मैदान है, वहां की जलवायु अलग तरह की है। क्यों, क्योंकि वहां पे जैसा वहां का मौसम रहता है उसके अनुसार वहां की जलवायु परिवर्तित होती है। तो जलवायु कैसी है, जलवायु एक दीर्घकालिक परिणाम होती है। और मौसम कैसा होता है, जैसे कल बारिश हुई और आज धूप हो गई तो मौसम तो तुरंत बदल गया, लेकिन जलवायु तुरंत नहीं बदलती है। जलवायु एक बहुत लंबे समय तक जो भी अंतराल होता है मौसम का उसके अनुसार निर्धारित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मौसम अल्पकालिक होता है और जलवायु दीर्घकालिक होती है। और मौसम कैसा है, कल बारिश होती है और आप देखते हैं कि अगले ही दिन धूप निकल आती है, तो मौसम में तुरंत परिवर्तन होता है, लेकिन जलवायु में तुरंत परिवर्तन नहीं होता है। जलवायु किसी भी एरिया की दीर्घकालिक अवस्था को दर्शाती है। क्लियर। तो मौसम कैसा है, मौसम अल्पकालिक है और जलवायु दीर्घकालिक है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, बनारस, लोथल, पाटलिपुत्र, विदिशा। नगर पूछा है,
सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा था? अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है तो वहां के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं। कौन कौन से? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चहुंदड़ो है, रोपड़ है, धौलावीरा है, सुरकोटदा है। ये सारे स्थल वहां के हैं। ये सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट करते हैं। वही वहां पे था लोथल। लोथल क्या था? बेसिकली लोथल एक बंदरगाह था और इसी बंदरगाह में पाया गया था शिपयार्ड बनाने का कारखाना। सवाल ये भी आता है कि जो लोथल है वो किस स्टेट में है इंडिया के? तो जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना बस नहीं पढ़ना था, यहाँ पे और भी फैक्ट हमें क्लियर करने थे। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन सा है? लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था जो बेसिकली कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहीं पे मिला था शिपयार्ड बनाने का कारखाना। अशोक किस वंश से संबंधित थे? क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि अशोक का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, नंद, शुंग। बताइए। आप सबको पता है कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी किसकी? मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। यानी कि कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के नाम से। उनकी बुक का क्या नाम था? उनकी ही बुक का नाम था अर्थशास्त्र। उनकी बुक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। ये पूछा जाने वाला सवाल है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में एक यूनानी राजपूत था, उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज की बुक का क्या नाम था? इंडिका। ये दो फैक्ट आपको यहाँ पे मौर्य वंश से रिलेटेड याद रखनी है कि अर्थशास्त्र किसकी है? अर्थशास्त्र है चाणक्य की। और इंडिका किसकी है? इंडिका है मेगस्थनीज की। क्लियर? मेगस्थनीज की। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। तो अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला ये वंश है। कौन सा राज्य पूर्वी घाट में स्थित है? जिन्होंने इंडिया का मैप देखा होगा उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी कि पूर्वी घाट में स्थित राज्य कौन सा है। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान। इंडिया का मैप बना ही लेते हैं। देखिए, बोला है गुजरात। गुजरात कहाँ है? पश्चिम में। फिर बोला है पंजाब। पंजाब कहाँ है? उत्तर में, दिल्ली के पास, यहाँ पंजाब। फिर बोला है राजस्थान। राजस्थान कहाँ है? पश्चिम में स्थित है। फिर दिया है उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पूर्व में। अब बताइए सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि पूर्व में कौन सा स्थित है? पूर्व में कौन सा स्थित है? बिल्कुल सही, उड़ीसा। क्लियर? क्या है उड़ीसा की राजधानी? बताइए, कमेंट करिए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। भारत के हर स्टेट की राजधानी तो पता ही होगी आपको। भारत में ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास, मक्का। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी में ही सबसे ज्यादा जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ये फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जल को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। और काली मिट्टी अगर जल को सबसे ज्यादा अवशोषित करती है तो ये दो प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गन्ना उत्पादन और दूसरा कपास का उत्पादन। तो ऑप्शन अब देखिए आप क्या है आपके सामने। कपास दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। और काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये किस एरिया में पाई जाती है? सवाल ये भी आता है। तो ये बेसिकली भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है। मध्य प्रदेश में भी जो इंदौर का जो मालवा अंचल है वहां पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। अगला सवाल है कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, सह्याद्री, सतपुड़ा। बताइए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या कौन सी है? नवीन वलित पर्वत वो पर्वत हैं जो अभी भी निर्माण की चरण में है और हिमालय नवीन जो पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा है। नवीन पर्वतमाला है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इन्हें माना जाता है और यहीं पे तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर कभी पूछे कि अरावली में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है तो अरावली में सबसे ज्यादा पाई जाती है तांबे की धातु। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी से क्षेत्र में, स्पेसिफिकली जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। क्लियर? और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ है? भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ है? बताइए। 4098 किलोमीटर की ये सीमा है। अब बताइए किसके साथ भारत की? आप ऑप्शन है पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल। देखिए भारत की जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो भारत टोटल 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। सवाल ये पूछता है कि भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भारत टोटल 7 कंट्रीज के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है।
अब सवाल पूछा है सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है, तो भारत अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। आप इंडिया का मैप देखिए, पूर्वी जो क्षेत्र है वो पूरा बांग्लादेश का इंडिया का कवर कर रहा है या नहीं कवर कर रहा, कितना कवर करता है, तो लगभग 4098 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो भारत टच करता है बांग्लादेश के साथ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं, अगर पूछा है कि सबसे लंबी सीमा रेखा तो ये भी जरूरी हो जाता है कि सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है, तो भारत की जो सबसे छोटी सीमा रेखा है वो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। तो ये फैक्ट भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा, तो सबसे छोटी सीमा रेखा है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे आपके 4-5 फैक्ट एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट होते हैं। ये क्वालिटी है इस क्लास की कि जो पूछा गया है वो तो ठीक है, लेकिन जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो भी आपको पता चलेंगी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की गई है, 6, 7, 8, 9। तो बेसिकली कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। लेकिन सवाल ये भी पूछता है, कभी कभी स्टेट दे देता है और कहता है कि अब बताइए कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये 8 स्टेट आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से कौन कौन से हैं, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये स्टेट है जिनसे कर्क रेखा होके गुजरती है। मध्य प्रदेश है, एमपी है अपना, ये स्टेट है जिनसे कर्क रेखा होके गुजरती है। तो आपको ये स्टेट याद रखनी है। क्यों ये स्टेट याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होके नहीं गुजरती है। तो आपको ये भी स्टेट पता होनी चाहिए कि आप वहां पे सही ऑप्शन लगा सकें। और बाकी याद रखिएगा कि 8 राज्यों से होके तो गुजरती ही गुजरती। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर स्टार्ट हुआ कब था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। और ये कब तक हुआ था, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने दांडी पहुंच के नमक कानून को तोड़ा, वहां तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्लियर। कभी पूछा जाता है कि गांधी जी को जो दांडी यात्रा है वो कहां से चालू हुई थी, तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी 12 मार्च को चालू हुई थी साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से चालू हुई थी। और कहां तक गई थी, तो दांडी तक हुई थी। तो किसने चालू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने चालू किया था। किस लिए चालू किया था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। नमक कानून जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था उसके विरोध में चालू हुआ था। और कब से चालू हुआ, डेट महत्वपूर्ण है, 12 मार्च 1930 से कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919, 1920, 1930, 1942। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कोई अछूता नहीं है इस पूरे भारत देश में जिसको पता ना हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। जनरल डायर ने अमृतसर में बैसाखी के दिन एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवाई थी। और वो दिन कौन सा था, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी, बताइए। जनरल डायर की हत्या किसने कर दी थी, अभी मूवी भी आई थी जिसमें विक्की कौशल ने अच्छा रोल निभाया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, बताइए। ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किसने की थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1582 ईस्वी में। डेट पूछता है, डेट याद रखिएगा। डेट इसलिए पूछता है कि अकबर द्वारा जितने भी कार्य कराए गए, जैसे इबादत खाने की स्थापना, दीन इलाही धर्म की स्थापना, फिर और क्या, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ये सारी इनकी डेट पूछता है एग्जाम हॉल में। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, 1582 ईस्वी में हुई थी। किसने करवाई थी, अकबर ने करवाई थी। दीन इलाही क्या था, दीन इलाही एक ऐसा स्थान था जहां अकबर सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के ज्ञान वाले लोगों को, पंडितों को, जैसे हमारे यहाँ से हिंदू धर्म के पंडित जाते थे, ईसाई धर्म के वो जो पादरी होते हैं उनको इकट्ठा करके चर्चा कराता था सभी धर्मों के विषय में। तो दीन इलाही क्या था, सभी धर्मों के विषय में अकबर चर्चा करवाता था लोगों से और उनका जो सार होता था उनके बारे में जानकारी एकत्रित करता था, वही था दीन इलाही। स्थापना कब थी, 1582 को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ोदरा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। सबने बचपन में महात्मा गांधी का ऐसे लिखा है।
तो यहाँ पे तो ये गलत होने के चांसेस नहीं है। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। एक फैक्ट जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत किस दिन आए थे, वो डेट इंपॉर्टेंट है। किस दिन आए थे याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी वजह से हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सवाल ये पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। क्लियर? तो कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। और कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीजों में कि भारत का संविधान लागू कब हुआ और भारत का संविधान अडॉप्ट कब हुआ। भारत का संविधान लागू पूछा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान अडॉप्ट कब हुआ, यानी कि भारतीय संविधान को आंगीकृत कब किया गया, तो भारतीय संविधान को आंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था। इसी वजह से हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इसी वजह से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि हर साल संविधान दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। तो संविधान लागू होने और संविधान अडॉप्ट होने में कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है संविधान दिवस। क्लियर? चलिए, भारत में कितने प्रकार की सरकारें होती हैं? इंडिया में कितने प्रकार की सरकारें हैं? केवल केंद्र में सरकार होती है, केवल राज्य में होती है, केंद्र राज्य दोनों में होती है, कि पंचायत और नगर पालिका में? आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी कार्यपालिका विधायिका होती है, संसद होती है, संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, और राज्य की विधानसभाएं होती हैं, और राज्य में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो कैसी सरकारें होती हैं? केंद्र और राज्य दोनों सरकारें। केंद्र में क्या है? केंद्र में है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यों में क्या है? राज्यों में है विधानसभा और विधान परिषद। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कैसी सरकारें हैं, दोनों प्रकार की सरकारें होती हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 4, 5, 6, आजीवन? तो आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है आर्टिकल 52 में। किसमें है भारत के राष्ट्रपति का वर्णन? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 52 में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किसमें है? तो आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? तो 5 साल के लिए होती है। क्लियर? मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पूछा जाता है ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद जी? बताइए। संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि इनका जो योगदान है संविधान निर्माण में वो बहुत ज्यादा है। और भीमराव अंबेडकर जी ही किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो संविधान के जनक, संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और यही पूछा जाता है कभी कभी कि जो संविधान की प्रारूप समिति है, तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो कभी कभी सवाल आता है कि प्रारूप समिति की संरचना भी बताइए। भारत में न्यायपालिका किसके अधीन होती है? बताइए। न्यायपालिका किसके अधीन है? संसद के, कार्यपालिका के, स्वतंत्र है या राष्ट्रपति के? डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 50 आता है। डीपीएसपी के अंतर्गत क्या आता है? आर्टिकल 50 आता है, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है कि कार्यपालिका के में हस्तक्षेप नहीं करेगी न्यायपालिका, ना न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी कार्यपालिका। तो इनके कार्यों का पृथक्करण किसमें है? आर्टिकल 50 में। और ये आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है।
क्लियर? तो ये क्या है, इसमें बताया गया है कि जो न्यायपालिका है वो कैसी होती है, वो स्वतंत्र होती है। क्यों? क्योंकि ना तो कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका इंटरफियर करेगी, ना तो न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका। क्लियर? और अगर कभी पूछ ले कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है, तो ये आर्टिकल 50 में है। और आर्टिकल 50 किससे रिलेट करता है? तो ये डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए जानना यहाँ पे जरूरी हो जाती है। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में? पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में? पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 8वीं? तो यहाँ पे तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मिला। संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सामाजिक विज्ञान या कहीं आपके सोशल साइंस का, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो इसे मिला था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा। तो कभी सवाल आए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। फिर उसके बाद संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। एक फैक्ट यहाँ पे और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट्स है पंचायती राज में? तो कितने सब्जेक्ट्स है पंचायती राज में? 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 विषय हैं। ये भी पूछा जाता है। तो अगर पंचायती राज पढ़ रही हैं तो हमें पंचायती राज से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। ये होता है पढ़ाई का तरीका। क्लियर? तो संविधान की किस अनुसूची में है पंचायती राज? 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए, पंचायतों का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, नंद, कुषाण? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक था, मैं बता चुकी हूं, मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक का वध करके स्थापना की थी मौर्य वंश की? तो धनानंद नंद वंश के जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन प्रधानमंत्री थे? चाणक्य। चाणक्य की बुक क्या बताई मैंने? अर्थशास्त्र। कौन सा एक यूनानी राजपूत, सवाल आता है ये कि कौन सा एक यूनानी राजपूत मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके शासनकाल में था? तो यूनानी राजदूत कौन सा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका। इतने फैक्ट हैं जो आपको मौर्य वंश से रिलेटेड पढ़ने हैं। अशोक ने क्या निर्माण करवाया? अशोक ने विभिन्न शिलालेखों का निर्माण करवाया था। अशोक किस धर्म से रिलेट करता था? ये भी सवाल आता है। तो अशोक रिलेट करता था बौद्ध धर्म से। ये एक सवाल आता है कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ? तो कलिंग की घटना के बाद हुआ, कलिंग युद्ध के पश्चात हुआ। क्लियर? चलिए, ये है आपके टॉप 20 क्वेश्चन। इसी तरह के सवाल हैं जो आपको सोशल साइंस में आने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सोशल साइंस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम डेली अगर 20 के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको एक जगह पता चल जाएंगी और कहीं नहीं जा रहे हैं आपके वो 20 क्वेश्चन। तो बस इसी तरह साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।